चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखो, दो टाइप का सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं सर। अभी तक तो दिख रहा था। ठीक है, अभी दिख रहा ना? यस सर, अभी दिख रहा। हाँ ठीक है। तो दो टाइप का डिफ्रैक्शन बेसिकली है, जिसमें एक टाइप का डिफ्रैक्शन आपको पढ़ना है। एक तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है, और एक है फारेनहाइट डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हो गया कि स्क्रीन एंड सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फाइनाइट होता है, जबकि फारेनहाइट डिफ्रैक्शन में होता है कि स्क्रीन एंड सोर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। तो बेसिकली अपन को फारेनहाइट डिफ्रैक्शन ही पढ़ने का है। ठीक है, वही अपन का सिलेबस में है। तो दो टाइप का डिफ्रैक्शन बेसिकली है आपका। टॉपिक लिख दो, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन है ना, दो टाइप का डिफ्रैक्शन है। Just let me upload the pic. वापस स्क्रीन चला गया सर। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अभी दिख रहा है ना? तो दो टाइप का डिफ्रैक्शन है, आप देख लो, है ना। इसमें तो सेकंड नंबर का डिफ्रैक्शन है, वही आपको पढ़ने का है, ये सेकंड नंबर वाला डिफ्रैक्शन। ओके, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। टॉपिक लिखो, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। यहाँ पे भी वही उसी तरीके का कंसेप्ट होगा जो तीन ऑब्जर्वेशन आपको बताया था, है ना। तीन ठो ऑब्जर्वेशन बताया था ना, एक्सपेरिमेंट तीन ठो, उसी टाइप का यहाँ पे भी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में ही होगा। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में भी वही चीज बनने वाला है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, है ना। कॉर्नर पे क्या होगा, लाइट रे बेंड करेगा और शैडो रीजन में इंटर करेगा। पहले जो आप सोच रहे थे कि शार्प बाउंड्री बनना चाहिए, एक्चुअली में शार्प बाउंड्री नहीं बनता है ना। ब्राइट एंड डार्क स्पॉट के बीच में शार्प बाउंड्री नहीं बनता है, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। उसके बाद आफ्टर सम पोजीशन के बाद शैडो रीजन बन जाता है। ओके, तो सेम यहीं पे है, यहाँ पे भी वही कहानी है, और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ही आपके क्या है सिलेबस में है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो स्लिट का विड्थ होता है वो YDSC से थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि YDSC में क्या है कि स्लिट से तुम्हारा एक लाइट रे ही पास कर पाता था, बट यहाँ पे एक से ज्यादा लाइट रे पास कर पाएगा, है ना। जो मीट करेगा, मीट करके फिर वो पैटर्न वगैरह बनाता है ना। ये सोर्स ऑफ लाइट थोड़ा सा YDSC से बड़ा होता है। ये लाइट रे मस्त यहाँ से निकलेगा, सेंटर पे पड़ेगा, ये निकला, और ये वाला लाइट क्या है, कॉर्नर पे टकराएगा, उसका बाद बेंट होके शैडो रीजन में घुस जाएगा, है ना। ये आपका शैडो रीजन में ये आएगा, ये शैडो रीजन में घुस जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका फ्रिंजेज, ये तो आपका सेंट्रल ब्राइट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना है ना। उसके बाद आपका डार्क बनेगा, फिर से ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनेगा। ब्राइट फ्रिंज का क्या होगा, विड्थ धीरे धीरे, फिर डार्क बनेगा, इसका विड्थ धीरे धीरे रिड्यूस करेगा, है ना। यही तुम्हारा डिफ्रैक्शन पैटर्न हुआ।
फिर यहाँ पे ऊपर जाने से क्या होगा, शैडो रीजन बन जाएगा, इधर शैडो रीजन हो गया, शैडो रीजन। नीचे भी वही होता है, सेंट्रल ब्राइट के बाद डार्क बनेगा, फिर तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज बनेगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इसका देखो इंटेंसिटी धीरे धीरे रिड्यूस करेगा, फिर उसके बाद अपना शैडो रीजन बन जाएगा, शैडो रीजन। ये मस्त वाला एकदम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जो फ्रिंजेज अपना बना है, ये वाला और ये वाला क्या हुआ आपका, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज। डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज बना। चलिए, यहाँ पे स्लिट का विड्थ क्या है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, द साइज ऑफ slit is bit larger than YDC, है ना, YDC से थोड़ा सा बड़ा होगा। नेक्स्ट है ऊपर दिखाइए। कि, हाँ एक सेकेंड, और ये जो सिंगल स्लिट है ये एक्ट करता है एज ए मल्टीपल सोर्स ऑफ लाइट। YDSC में था एक स्लिट एक ही सोर्स ऑफ लाइट की तरह वर्क करता था, वहां से एक लाइट मतलब पास होता था, एक लाइट रही निकलता था। बट यहाँ पे एक ही स्लिट जो है, जिसका विड्थ ज्यादा होने के कारण मल्टीपल पॉइंट सोर्सेज की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ए सिंगल स्लिट एक्ट एज मल्टीपल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। देख लो, हो गया। यस सर। चलिए, हाँ सर, हो गया। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, है ना। जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज है उसका पोजीशन क्या है ना, सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन क्या है, वो सारे हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
लाइट क्या होगा तुम्हारा, कॉर्नर पे बेंड करेगा, मान लो कि यहाँ कहीं मीट कर रहा है, यहाँ कहीं मीट कर रहा है, जो इसका सेंटर से क्या है, वाई डिस्टेंस ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे तुम्हारा क्या बनेगा, सेंटर पे सेंट्रल ब्राइट अपना, वहां पे भी यही होता था, इधर पे भी वही होगा। चलिए, ये एंगल आपका थीटा है, स्लिट का जो विड्थ है वो है ए है। अगर ये डिफरेंस देखा जाए तो ये वाला डिफरेंस कितना है, ये ए साइन थीटा हो जाएगा, क्या ये किया हुआ है पहले भी, है ना। ये डी है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ओके। एंड डी का वैल्यू जो है मस्ट बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, ओके। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डार्क फ्रिंजेज। डार्क फ्रिंजेस, फर्स्ट फर्स्ट डार्क फ्रिंजेज मतलब फर्स्ट मिनिमा। देखो यहाँ पे फर्स्ट डार्क फ्रिंजेज में क्या है, ए साइन थीटा का वैल्यू इक्वल टू लैम्डा होता है। ठीक है, अब क्यों होता है इतना जानना नहीं है आपको, है ना। ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा है, जिस फॉर्मूला आप क्रिएट करूंगा आप उसको समझिएगा। अब वो वाईडीएससी से कंपेयर मत करना कि डार्क फ्रिंजेज के लिए तो वहाँ लैम्डा बाई 2 हो जाता था, है ना, वही होता था ना, 2n+1 लैम्डा बाई 2, ओके। तो वो चीज अलग था, और यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है, ये जो है हम लोगों ने दिया है ए साइन थीटा, दिस इज नॉट अ पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस नहीं है, ये अलग चीज है। ए साइन थीटा का वैल्यू लैम्डा के बराबर जब आ रहा है तो वहां पे फर्स्ट डार्क फ्रिंजेज बनेगा। इसके पीछे भी लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि लॉजिक नहीं है ना, बट आपको नहीं लगेगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे, है ना, थोड़ा सा जल्दी में हमें इसको कवर अप करना है तो उतना लगेगा नहीं आपको। चलिए, तो थोड़ा ऊपर साइन, दिखाइएगा। हाँ, साइन थीटा, एक सेकंड, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए आ जाएगा। अब थीटा का वैल्यू क्या होता है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। तो जब थीटा वेरी स्मॉल है, साइन थीटा क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू tan थीटा, वी कैन राइट, ओके। तो साइन थीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू वाई बाई ए। तो ये है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंजेज, एंगुलर पोजीशन। और नॉर्मल पोजीशन वाई के फॉर्म में भी हम लोग अभी लिखेंगे इसको, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाई ए। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वाई अपॉन डी, वाई अपॉन कैपिटल डी। तो ये हो जाएगा वाई अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। तो वाई फर्स्ट डार्क की जो वैल्यू हो जाएगी, डी लैम्डा बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट डार्क हो गया आपका। सिमिलरली सेकेंड डार्क देखो, सेकेंड डार्क, है ना। सेकेंड डार्क में क्या है आपका, डेल्टा एक्स का जो, सॉरी, ए साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 2 लैम्डा का बराबर होगा, है ना। तो थीटा तो काफी स्मॉल है, तो थीटा 1, सॉरी, थीटा 2d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा बाई है ना। ये थीटा 2d का वैल्यू है। सिमिलरली आप क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए, एंड tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी हो जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन ए। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 डी लैम्डा बाई ए, ओके। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड डार्क का पोजीशन। सिमिलरली थर्ड डार्क के लिए देख लोगे, थर्ड डार्क फ्रिंज, है ना।
तो थर्ड डार्क के लिए कितनी हो जाएगी वैल्यू, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा हो जाएगा, तो थीटा 3d का वैल्यू हो जाएगा 3 लैम्डा बाई ए, है ना। देखो एंगुलर पोजीशन भी संग संग करा दे रहे हैं, है ना। तो tan थीटा इज 3 लैम्डा बाई tan थीटा की वैल्यू y अपॉन डी हो जाएगा 3 लैम्डा बाई ए, है ना। तो y का वैल्यू हो जाएगा 3d लैम्डा बाई ए, ये हो जाएगा 3d का वैल्यू। तो इसका जनरल सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा एन डी की एन लैम्डा बाई ए हो जाएगा, है ना, एंगुलर पोजीशन, एंड वाई एन डी की वैल्यू हो जाएगी एन डी लैम्डा बाई ए, है ना। ये आपका क्या है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, और ये हो गया आपका पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन जो बोलते हैं, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट, देख लो कहाँ से छूटा हुआ है। और बड़ा कर दूं, आप बता देना अगर नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है। ये नहीं लिखे अभी तक, सर मैंने तो बोला हो गया। तो और कोई बोलेगा, सायन आपका ये हो गया है, हाँ फर्स्ट सर, डार्क ये फ्रिंज, हो गया सर। जी ठीक सर, है हो गया सर। जी। रोशनी आपका हो गया है, रोशनी है ना यहाँ पे, 3 बंदे हो ना आप लोग इधर, हाँ सर, हो गया। ओके। ये वाला देख लीजिए।
यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, ठीक है, वो भी लिख लो ना। डन। हाँ सर। ठीक है, साइन आपका हुआ सर। ठीक है, रोशनी हो गया आपका। हाँ सर। नेक्स्ट आते हैं ब्राइट फ्रिंजेज में। सबसे पहले प्राइमरी सेंट्रल मैक्सिमा देख लेते हैं। प्राइमरी सेंट्रल मैक्सिमा, तो प्राइमरी सेंट्रल मैक्सिमा इसको क्यों बोलते हैं ये भी बता देंगे आपको, जबकि वाईडीएससी में ऐसा कुछ हम लोग नहीं बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है, ब्राइट फ्रिंजेज ही बनता है। ये मस्त एकदम लाइट यहाँ से यहाँ आएगा, ये तो ये जो इतना बना है ना, ये सेंट्रल ब्राइट ही है। तो सेंट्रल ब्राइट पे क्या, वाई की वैल्यू 0 रहेगा। ये हुआ तुम्हारा प्राइमरी सेंट्रल मैक्सिमा। नेक्स्ट है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब सेकेंडरी नाम क्यों दिए, देखो सेकेंडरी से लेना क्योंकि प्राइमरी वाला जो बनता है ना फ्रिंजेज, उसका विड्थ ज़्यादा होता है, आगे बताएंगे फ्रिंज विड्थ जब सिखाऊंगा। तो उसके बाद जो फ्रिंजेज बनेगा, ब्राइट फ्रिंजेज जो बन रहा है, उसका जो फ्रिंज विड्थ होता है आपका सेंट्रल ब्राइट से कम होता है। तो प्राइमरी वाले को हम लोग सेकेंडरी प्राइमरी सेंट्रल मैक्सिमा बोल देते हैं। फिर उसके बाद जो भी मैक्सिमा बनेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसा कुछ नाम देंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो है ए साइन थीटा की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2। ओके, ये हम लोग लेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 3 लैम्डा बाई 2 है ना। तो थीटा क्या है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। तो थीटा फर्स्ट ब्राइट का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। अगर ये एंगुलर पोजीशन हो गया, एंड नॉर्मल पोजीशन अगर देखा जाए तो tan थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 है। आप लोग तो समझ गए होगे, खुद से भी लिख सकते हो ये, है ना। तो ये y अपॉन डी हो गया 3 लैम्डा बाई 2a हो गया। y का जो वैल्यू हो गया, y 1b की जो वैल्यू हो गई 3d लैम्डा बाई 2a हो गया, ये फर्स्ट ब्राइट का। ओके, सिमिलरली सेकेंडरी मैक्सिमा जो होगा, इसमें ए साइन थीटा की जो वैल्यू होगी 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा बाई 2 है, थीटा
2b का जो वैल्यू हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2a हो जाएगा। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2a हो जाएगा। y अपॉन डी इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2a हो जाएगा। y 2b की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2 5 डी लैम्डा बाई 2a हो गया, है ना। सिमिलरली थर्ड के लिए कितना हो जाएगा? थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा ए साइन थीटा की वैल्यू 7 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो थीटा 3 बी की जो वैल्यू हो जाएगी 7 लैम्डा बाई 2 हो गया, है ना। 7 लैम्डा बाई 2 एंड ये tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 लैम्डा बाई 2 y अपॉन डी इज इक्वल टू 7 लैम्डा बाई 2 है ना। तो y 3b की जो वैल्यू हो गई दैट इज 7d लैम्डा बाई 2, है ना। तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा? थीटा एन बी का वैल्यू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 है। थीटा का फॉर्म में जनरल फॉर्मूला ये हो गया आपका, ठीक है। एंड y के फॉर्म में कितना हो जाएगा? y एन बी की जो वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई 2, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे चलता चला जाएगा यहाँ पे। चलिए फटाफट छापिए तो एकदम। जितना स्पीड में छाप सकते उससे ज़्यादा में छाप, क्योंकि आज ये चैप्टर हमको ख़त्म करना है, चाहे एक रात बच जाए। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए। हम्म। हो गया सर ये वाला। और आप लोग का हुआ? 2 लोग जो हैं उनका हुआ? नेवा सायन रोशनी आप लोग का?
हो गया, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए आप, नीचे वाला पार्ट। नहीं, इसके नीचे फिर अगला पेज में है। तो मेरा हो गया। हम्म। रोशनी आपका हो गया क्या? हाँ सर हो गया। ठीक, नेक्स्ट वन आ जाओ। हो गया सर ये वाला। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। हो गया सायन, आप लोग का हुआ? सायन रोशनी हो गया? हाँ सर। स्क्रीन गायब हो गया। वही तो, रुक जा। देखो हो गया ये। हाँ सर। हाँ सर हो गया। ठीक, नेक्स्ट आइए फ्रिंज विड्थ। जो भी तुम्हारा डार्क फ्रिंज है उसका विड्थ कितना है, ब्राइट फ्रिंज का विड्थ कितना है, सेंट्रल पे जो
मैक्सिमा बन रहा है उसका विड्थ कितना है हम लोग देखते हैं, है ना। थोड़ा ऊपर दिखाइए। ओके, डन। आइए फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज पहले डार्क फ्रिंज विड्थ देख लेते हैं ना। डार्क फ्रिंज विड्थ, तो डार्क फ्रिंज विड्थ तुम्हारा क्या हो जाएगा, y W D कर दो, है ना। दो कंजिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट के बीच में ही तुम्हारा डार्क स्पॉट बनेगा, है ना। तो yn+1b -ynb सबट्रैक्ट करने से काम हो जाएगा, है ना। तो कितना है इसका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 2 × n+1 +1 y/2a, है ना, y/2a -2n+1 y/2a, है ना। एकदम दोनों को एकदम बढ़िया से सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट d λ/a, ठीक है। सॉरी ये y लिख दिया मैंने, d λ/, है ना, ये आपको मिल जाएगा। अगर थीटा का फॉर्म में देखोगे तो सेम काम करिएगा, थीटा डार्क थीटा के फॉर्म में एंगुलर फ्रिंज विड्थ अगर देखोगे दैट इज इक्वल टू λ/a, ये हो गया आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। नेक्स्ट आ जाइए, सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज विड्थ। तो सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज विड्थ तुम्हारा WB की वैल्यू हो गई yn+1 d -ynd, ओके। तो कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, n+1 λ/d/a -n d λ/a, सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू आपको जो मिलेगा d λ/a ही मिलने वाला है ना। तो y ब्राइट फ्रिंज की W ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होगी d λ/a। नाउ थीटा का फॉर्म में अगर देखोगे तो ये भी तुमको वही वैल्यू मिलेगा λ/a, कर लीजिएगा, वो आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखो स्क्रीन पे जो पैटर्न बना है बीच में तुम्हारा क्या बना है, सेंट्रल ब्राइट, और ये सेंट्रल ब्राइट कहाँ तक बना है, जब फर्स्ट डार्क आएगा वहां तक सेंट्रल ब्राइट ही है, और नीचे फर्स्ट डार्क आएगा वहां तक सेंट्रल ब्राइट है ना। ये वाला डिस्टेंस क्या है आया है हम लोग का d λ/a, और ये वाला भी डिस्टेंस क्या है d λ/a। तो ये
दोनों जो फर्स्ट डार्क है उनके बीच में सेंट्रल ब्राइट ही है ना। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट जो होगा वो होगा डी लैम्डा बाई ए प्लस डी लैम्डा बाई ए। तो सेंट्रल ब्राइट जो है वो डबल विड्थ होता है उसका कंपेयर टू द और अदर फ्रिंजेज। जितने भी अदर फ्रिंजेज होगा, चाहे वो ब्राइट है चाहे वो डार्क है, उनसे डबल आपका सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ होगा। ठीक है, तो ऊपर दिखाइएगा। हाँ नोट डाउन करके लिख लो, दिखा दे रहे हैं। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is double as compared to all other bright and dark fringes। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिए। इसके पहले वाला हो गया है क्या बोर्ड? नहीं सर। तो लिख लीजिए, नहीं हुआ है तो और क्या। तो डन। हो गया सर। ये वाला बोर्ड सारे लोग का हो गया? सर रुक जाइए। हम्म, हो गया सर। ठीक। ये बस हो क्वेश्चन रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हो? तो थोड़ा सा बाकी है सर। हाँ, एक सेकंड। सॉल्व करिए क्वेश्चन। ऑप्शन बी में दे दे रहा हूँ 1.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 1.2 mm। ऑप्शन सी जो है वो है 2.4 एंड ऑप्शन डी जो है 2.4 सेंटीमीटर। देखिए एकदम फॉर्मूला बेस्ड है।
क्या नहीं हुआ? सेकंड। हो गया मतलब सवाल? सर 2.4 सेंटीमीटर होगा। नहीं, सेंटीमीटर तो नहीं होगा। और किन्हीं का आया है क्या? क्या बोला है? बीम ऑफ लाइट लैम्डा 600 नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स फॉल ऑन द सिंगल स्लिट 1 millimeter wide and the resultant diffraction pattern is observed on a way the distance between the first dark fringes on the either side of central maxima। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये फर्स्ट डार्क है, ये फर्स्ट डार्क है। ये वाला डिस्टेंस क्या सिखाया आपको? डी लैम्डा बाई ए। ये भी क्या है? डी लैम्डा बाई ए। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2d लैम्डा बाई ए। वैल्यू ही तो सिर्फ पुट करना है। 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? 600 इंटू 10⁻⁻⁹ और ए का वैल्यू कितना है? 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व भी तो करना है। इसको सॉल्व करिए और आंसर लेकर आइए, वो 2.4 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया है सारे लोग को? हाँ सर। ठीक, हाँ सर। आगे आइए नेक्स्ट तो क्वेश्चन। यही किया था मैंने, कुछ कैलकुलेशन में कुछ हो गया था। हाँ, कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया आपका, इसका मतलब। लेकिन ऑप्शन में तो था ना, बताओ। एक पॉइंट के लिए तो गलती हो ही गया ना। सॉल्व करिए इसको। चलिए इसमें भी ऑप्शन दे देते हैं आपको। रोशनी, आपका हुआ प्रीवियस क्वेश्चन? स्क्रीन गायब हो गया पूरा। नहीं, गायब तो नहीं हुआ मेरे तरफ से। नहीं सर, वापस आ गया। ठीक है, आसान आपको समझ में आ गया प्रीवियस क्वेश्चन? हाँ सर, वो हो गया सॉल्व। ओके, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। इस वाले क्वेश्चन में YDSC में तुम्हारा डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बन रहा है। बन भी सकता है, कहीं नहीं बन सकता है ना। सर मतलब बेसिकली ये वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हम लोग का डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके अंदर कितना इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, ऐसा कुछ करना है क्या? मतलब ऐसा जैसे डबल स्लिट ये YDSC में हुआ आपका, ठीक है। तो ये डबल स्लिट जो हुआ, तो क्या बोला है देखो, इन डबल सिलेंडर 2 सीटर 1 मीटर।
इसका कोई फॉर्मूला होता है ना? फॉर्मूला नहीं दिमाग लगाना होता है। तो मान लो कि यहाँ पे आपका सेंट्रल ऐसे ऐसे 20 20 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे इनके बीच में क्या है, अब तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा ये इनके बीच में सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब यहाँ और यहाँ। मान लो ये सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है, वाईडीएससी के लिए। इसका ऊपर तुम्हारा 20 मैक्सिमा फ्रिंजेज बना है, ठीक है, या ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बना है, इसके ऊपर 20 मैक्सिमा फ्रिंजेस बना है, इधर बना, इधर बना, इधर बना, इधर बना, इधर बना, इधर बना, ऐसे ढेर सारा बना। तो ये वाला जो सिंगल स्लिट है, ये सपोज करो कि एक्ट कर जा रहा है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न भी हो जा रहा है। तो ये सिंगल स्लिट है, मान लो ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कराते हो, तो यहाँ से यहाँ तक सेंट्रल ब्राइट ही बन रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न वाला। और ये वाला है तुम्हारा क्या, वाईडीएससी वाला। तो कोई क्रिएट सेंट्रल कर देने ब्राइट से का काम विड्थ हो कितना जाएगा। होता है, सेंट्रल ब्राइट का विड्थ तुम्हारा कितना होता है, 2d लैम्डा बाई ए। इसके अंदर तुमको 20 ब्राइट फ्रिंजेस चाहिए, यही ना? यस सर। तो क्या लिखोगे, 20 इंटू ईच ब्राइट फ्रिंजेस का विड्थ कितना होता है, डी डी लैम्डा लैम्डा बाई बाई ए। सर यहाँ पे ये वाईडीएससी। होगा। नहीं, डी तो डी ही होगा ना। सर 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 डी ही होगा, डी ही होगा, सॉरी। वही है। ए का तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट सर, लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन करेक्ट। क्या ये बात समझ में आई है सारे लोग को? हाँ सर। अगर ऐसा आप सोच रहे होगे ना कि ये कैसे बोल दे रहे हैं सर, ब्राइट के बाद तो बोला था डार्क बनता है, फिर बोला था आपने डार्क के बाद फिर ब्राइट बनता है, तो फिर 20 ब्राइट को आप डी डी लैम्डा बाई ये काहे कर दिए, क्या उसमें एक को भी डार्क नहीं है बीच में? मन में तो ये आ रहा होगा ख्याल ऐसा कुछ। अगर आ रहा है तो किसी को ये जवाब पता है तो बताइए, किसी को इसका जवाब पता है तो बताइए। नहीं आ रहा तो बहुत दुख की बात है। सर क्या? कि इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनता है, तो बीच में तो डार्क फ्रिंजेस भी तो बना होगा, तो 20d इंटू खाली ब्राइट कैसे कर दिए? सर नहीं, यहाँ पे तो वो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर तो वो तो ब्राइट ही खाली बनेगा, डार्क नहीं बनेगा। तो वाईडीएससी के लिए ब्राइट और डार्क नहीं बनेगा? सर वाईडीएससी के लिए ब्राइट डार्क बनेगा, लेकिन आपका डिफ्रैक्शन में जब आएगा वो तो डिफ्रैक्शन का वो तो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर, फिर आप डार्क कैसे होगा? अरे तो वाईडीएससी के लिए सेंटर ब्राइट के बाद डार्क नहीं बनेगा? सर अगर अगर सिर्फ सिर्फ वाईडीएससी के लिए वाईडीएससी आप देख, कंसीडर अगर सिर्फ करिए वाईडीएससी को कंसिडर करेंगे तब तो बनेगा, लेकिन अगर डिफ्रैक्शन भी साथ में कंसिडर करेंगे तब हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि तो वो तो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर डार्क डार्क फ्रिंज कैसे आएगा? ऐसा थोड़ी है कि नहीं। सर अभी तो अगर बोले आप ना। सिर्फ वाईडीएससी मानो, सिर्फ वाईडीएससी मानो, यही तो हम लोग कर रहे हैं ना, एक बार वाईडीएससी मान रहे हैं, एक बार डिफ्रैक्शन मान रहे हैं, बन दोनों एक साथ रहा है, लेकिन हम लोग सॉल्व क्या कर रहे हैं कैसे क्वेश्चन, एक बार वाईडीएससी का कंसेप्ट लगा रहे हैं और एक बार डिफ्रैक्शन का लगा के इक्वेट कर रहे हैं। यही हो रहा है ना? देखो एक्चुअली होता यस क्या सर। है कि जो सेंट्रल ब्राइट बनता है ना,
मान लो कि सेंट्रल ब्राइट बना, उसके बाद डार्क बना होगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डार्क स्पॉट बना, ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं, यहाँ ब्राइट ऐसे बनता है, ये आधा में ब्राइट आधा में डार्क, है ना, फिर बनेगा ये डार्क, ये ऐसे लेते हैं हम लोग आधा आधा में, फिर लेते हैं ऐसे, तो 20 डार्क लिखो, 20 डार्क इंटू फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क, आप इक्वेट करते हो 2d लैम्डा बाई ए से भी कर सकते हो या फिर ब्राइट भी कर सकते हो, है ना, तो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन रहा है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ यहाँ पे ब्राइट बना फिर डार्क बना फिर ब्राइट बना फिर डार्क बना, नहीं, ऐसा पैटर्न नहीं होता है, यहाँ पे ब्राइट बना तो डार्क, दूसरा वाला डार्क इधर ही से चालू हो जाएगा, फिर मान लो ब्राइट बनेगा तो यहीं से चालू हो जाएगा, समझ में आया, फिर यहीं अगर से ये इसी में चालू हो जाएगा। डिफ्रैक्शन होगा तो डिफ्रैक्शन होगा तो सेंट्रल ब्राइट का सिर्फ विड्थ बढ़ जाएगा, बाकी तो फिर फ्रिंजेस का हम लोग सेम ही विड्थ लेते हैं, होता नहीं है एक्चुअली में वैसा, रियलिटी में वैसा नहीं होता, लेकिन वही लेते हैं हम लोग, सेंट्रल ब्राइट जो बनेगा उसका विड्थ डबल लेते हैं, बाकी सर। तुम्हारा नहीं फिर मतलब ब्राइट फ्रिंज। सर हम बोल रहे कि अगर सपोज करिए इंटरफेरेंस का जो कुछ सेंट्रल ब्राइट के अंदर कि कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न का कुछ नंबर अगर हम लोग कंसिडर करें तो उसमें वहाँ पे डार्क फ्रिंज को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस करवे कर रहे हैं। तो मतलब वो सेंट्रल ब्राइट की सेंट्रल डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल ब्राइट के अंदर में हमको बोल रहा है कि कितना इंटरफेरेंस पैटर्न है हाँ, उसमें। इतना इतना बस तुम इतना जानो, डिफ्रैक्शन बोल दिया ना, डिफ्रैक्शन का जो सेंट्रल ब्राइट है उसके अंदर कितना तुम्हारा ब्राइट फ्रिंजेज बनेगा वाईडीएससी का, तो बस वो एक इंफॉर्मेशन दिया है कि इतना डिस्टेंस के बीच में कितना वाईडीएससी का 20 ठो फ्रिंजेज बनेगा, ब्राइट फ्रिंजेज बनेगा 2d लैम्डा बाई ए में, बस वही है उसका इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं है। और होता भी है ऐसा, रियलिटी में भी होता है, वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन दोनों साथ साथ होता है। फिगर अगर मैं दिखा दूं आपको, फिगर दिखाता हूँ जहाँ पे वाईडीएससी एक साथ हुआ है, वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन, देखो ये पैटर्न मैं देता हूँ आपको, देखो लैब में एक्सपेरिमेंट करके आया है ऐसा पैटर्न, देखो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन यहाँ पे दोनों हुआ है। ठीक है, तो खैर रियलिटी में अलग चीज थोड़ा होता है ना, बट आइडियल केसेस लेके हम लोग थोड़ा पढ़ के करते हैं, समझ में आई बात। अब यहाँ दिख रहा होगा कि डिफ्रैक्शन पैटर्न देखिए धीरे धीरे विड्थ घटता जा रहा है ब्राइट फ्रिंजेस का, लेकिन हम लोग अभी यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या ले लिए हैं, विड्थ सारे का सेम ही है, जो भी सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंजेस है सारे का विड्थ सेम लेके काम कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा का ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, तो बात समझ में आया क्या हो रहा है। 20 इंटू डी लैम्डा बाई, कंफ्यूज नहीं करना कि बीच में ब्राइट हो तो डार्क हो तो है, उसको काहे कंसीडर किए, क्योंकि ऐसा पैटर्न भाग रहा है ना कि ऐसा भाग रहा है, ऐसा नहीं भाग रहा है, ब्राइट खत्म नहीं होता है उसका बीच से ही डार्क चालू हो जाता है, फिर डार्क खत्म नहीं होता है उसका बीच से ही ब्राइट चालू हो जाता है, ऐसा होता है पैटर्न। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन, दैट इज थीटा का ग्राफ। जैसे हम लोग वाईडीएससी में देखे थे कि सारे जो भी डिफ्रैक्शन जो भी तुम्हारा फ्रिंजेज बन रहा था सारे का इंटेंसिटी बराबर था, बट यहाँ पे वो नहीं, इंटेंसिटी वर्सेस थीटा, देखिए
ग्राफ जस्ट अपलोड कर दूं, समझ जाओगे। इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का ग्राफ लेट में अपलोड, इसका ग्राफ ऐसे होता है। देखिए, जब थीटा 0 होता है सेंट्रल ब्राइट पे जो इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होता है सबसे ज्यादा होता है, आई नॉट, उसका विड्थ भी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो भी तुम्हारा सेकंड जो फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट बनेगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा, 22 टाइम से रिड्यूस कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो बनेगा आई नॉट बाई 62 हो जाएगा वो, ठीक है, 62 टाइम से रिड्यूस कर जाता है। और ये तुम्हारा उसका लोकेशन दिया हुआ, फर्स्ट डार्क का थीटा लैम्डा बाई है, सेकेंड ब्राइट फर्स्ट ब्राइट कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 है ना, फिर सेकेंड डार्क 2 लैम्डा बाई है, फिर ये पोजीशन जस्ट दिखा हुआ है और उसका इंटेंसिटी दिखा हुआ है कि हर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जो होगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा। वाईडीएससी में क्या था, जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस थे सारे का इंटेंसिटी हम लोगों ने बराबर ले लिया था। ग्राफ तुम्हारा वाईडीएससी में कैसा था, याद करोगे तो ऐसा ऐसा हम लोगों ने लिया था, है ना, याद है, ऐसा ऐसा लिया था वाईडीएससी में। बट यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? सर नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, वो भी आप देख लो, वो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ग्राफ डिफरेंस। कॉपी नहीं हुआ सर। हाँ ओके ओके, एक साथ कॉपी कर लेना, ठीक है कर लीजिए पहले। इधर समझाने के लिए दिया है, इसको कॉपी करने का दरकार नहीं है। रोशनी आपका आवाज नहीं आ रहा, बताइए, क्या आप समझ नहीं पा रहे हो क्या चीजों को? हाँ सर, समझ रही हूँ। तो प्रीवियस क्वेश्चन हुआ था जो फर्स्ट वाला दिया था डिफ्रैक्शन पैटर्न का। हाँ सर, हो गया था। ठीक है। डन, ग्राफ कंप्लीट। ये देखिए मैंने डिफरेंस जस्ट ऐड किया है, सारे चीज आपको बताया है। जैसे इंटरफेरेंस में देखिए वाईडीएससी में क्या था, इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस फ्रॉम टू स्लिट, है ना, दोनों स्लिट से जो लाइट रहेगा कोहेरेंट होना चाहिए, स्लिट विड्थ इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, इंटेंसिटी ऑफ ऑल मैक्सिमा एंड मिनिमा आर सेम है, ये बताया अभी जस्ट बताया ग्राफ में। ऑल फ्रिंजेड विड्स आर इक्वल, ठीक है, मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेज आर, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज हम लोग वाईडीएससी में लेते हैं, है ना। डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट में क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ
मेनी पॉइंट सोर्सेज विच आर ए पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट ऑन द सेम स्लिट। जो भी सेम स्लिट होगा, जैसे एक ही जो सिंगल स्लिट है ना डिफ्रैक्शन, उसमें जो ईच पॉइंट है, ये ईच पॉइंट है एक्ट करता है एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ईच पॉइंट वही लिखा हुआ है, सारा एकदम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेगा। लाइट रे निकलेगा, ऐसे ऐसे अपना चलते रहता है ऐसे, ठीक है। स्लिट विड्थ इज ग्रेटर देन द वाईडीएससी, है ना। इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमा गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है, देख लीजिए ग्राफ से भी दिखाया अभी, है ना। ब्राइटनेस ऑफ फ्रिंज डिक्रीजेज ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट, बोथ साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट उसका ब्राइटनेस डिक्रीज करे, इंटेंसिटी डिक्रीज करे तो ब्राइटनेस डिक्रीज करेगा। फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट इज डबल ऑफ द अदर फ्रिंज विड्थ, ये भी बता रखा है ना। फ्रिंजेस डिसअपेयर वेरी सून आफ्टर द सेंट्रल ब्राइट, ये बहुत ज़्यादा ये नहीं कि इन्फिनिटी तक चलते रहता है ना। तो ये आपका डिफरेंस जो है इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स के पर्पज से, पूछ देगा 2-4 नंबर में तो छाप दीजिएगा, देख लो। हो गया क्या? आप लोग ये ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो ना। हो गया। हो गया, हो गया सर। नेक्स्ट आता है पोलराइजेशन, टॉपिक लिखो। पोलराइजेशन तो ये खैर आपका सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, हट चुका है सीबीएसई से, लेकिन आपका नीट और जेई में ये है, ठीक है। चलिए, तो नॉट इन सीबीएसई है ये। सर वो एनसीईआरटी में दिया हुआ लेकिन अभी भी पोलराइजेशन
नहीं, बट ये सिलेबस से हटा दिया। आपका एनसीईआरटी शायद पुराना होगा मेरे ख्याल से, सर लेटेस्ट एडिशन। बट ये हटा दिया है आपके सिलेबस से, नहीं सीबीएसई सर, के सिलेबस। पोलराइजेशन सिलेबस से हटा दिया है। हाँ, बोलो बोलो। सिलेबस में नहीं है ये। वही तो, इसलिए आपका सीबीएसई का सिलेबस में नहीं है, सर सीबीएसई में नहीं नीट है। या फिर जेई में है। हाँ, नीट और जेई में है, तो नीट और जेई में है, तभी तो पढ़ा रहे हैं ना, नहीं तो कल पढ़ाते हैं। नीट और जेई में है ये, है ना, मुझसे नहीं हटाया है इसको। ठीक है, तो देखो पोलराइजेशन क्या है। तो हाइगन्स जो थ्योरी था, उन्होंने क्या बताया था, लाइट एक मैकेनिकल वेव है ना, और लाइट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये उन्होंने बताया था। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब जो लाइट वेव जिधर प्रोपेगेट करता है उसी के अलॉन्ग उसके पार्टिकल प्रोपेगेट करते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। यह है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैकेनिकल वेव नहीं है। मैकेनिकल वेव मतलब उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है ना, बट ये ऐसा नहीं है। लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एंड यहाँ पे जो इसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव करते हैं। ओके, तो ये एक ट्रांसवर्स वेव है। तो छोटा छोटा चीज है, हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी, लाइट क्या है, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब विच रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि लाइट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो दोनों इनका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब लाइट अगर इधर प्रोपेगेट कर रहा है, राइट साइड प्रोपेगेट कर रहा है ना, वेव ट्रांसफर्स वेव है ना सर। हाँ ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है ना, लाइट रे पार्टिकल जो वाइब्रेट करता है इसी के एलोंग वाइब्रेट करता है, इसी के एलोंग वाइब्रेट करता है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। पार्टिकल वाइब्रेशन उन्होंने बोला कि ये है पार्टिकल वाइब्रेशन बोला ये, लेकिन ऐसा नहीं है ना। लेटर ऑन इट वाज discovered that light is a electromagnetic wave, है ना, that is non-mechanical। non-mechanical wave है ये, नॉन मैकेनिकल मतलब डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल। रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल करने के लिए इसको मीडियम का जरूरत नहीं होता है। सेकंड है कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स में मतलब पार्टिकल जो है परपेंडिकुलरली प्रोपेगेट करेगा।
दैट इज वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है वेव प्रोपेगेशन का। दैट इज अगर मान लो कि लाइट रे है एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट करेगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट करेगा। तो तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। अगर लाइट मान लो वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो लाइट का जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ओके, तो खैर ये बेसिक सी बात है, आप लोग जानबे करते होंगे। द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर perpendicular to direction of propagation of light wave। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, है ना। मैं एक पिक्चर अपलोड कर दूंगा, उसको छाप भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा उसको अपना कॉपी में। ठीक है, बनाने में टाइम लग जाएगा। ऊपर लिख लिया है सारे लोगों ने? सर स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं, पिक्चर का मैंने स्क्रीनशॉट बोला था, इसी का ले लिए। ठीक है, अच्छा ये लिख ले। लिख लो, जो कहें करो। सबको ले लेगा तब ना हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन तो पिक्चर का ले ये लीजिए दिखाइए ना सर पिक्चर। प्लीज। हाँ, नीचे सर, ऊपर हो गया। लिख लो, इसको लिख ही लो ना। पिक्चर का फोटो ले लीजिएगा। पिक्चर में वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक, वो बहुत बुक में आपको मिल जाएगा वो। फिर भी उसको बना लीजिएगा, घर पे थोड़ा सा कारीगरी करिएगा बैठ के। सर कारीगरी करना छोड़ दिए। हाँ, कारीगरी करना छोड़ दिया। हाँ सर, टाइम नहीं मिलता। टाइम जाता कहाँ है आप लोग का? हैं? यही तो उम्र है कारीगरी करने का। सर हो गया। ठीक, ठीक है। और लोगों ने लिख लिया क्या? हाँ सर। ये फोटो का पिक ले लो, आपको बहुत बुक में ये मिल जाएगा, है ना। प्रोपगेशन ऑफ वेव इधर है, आप यहाँ पे देख लो। एक चीज ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, अभी आगे यूज होने वाला है ना। एंड ये भी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट से परपेंडिकुलर होगा, जिस डायरेक्शन में लाइट वेलोसिटी करेगा, दे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
ले लो स्क्रीनशॉट, इसको ले लो, है ना, घर में थोड़ा करिएगा मेहनत, है ना। ले लिया ना स्क्रीनशॉट, बनाने लगे क्या? चलिए हो गया, इससे ज्यादा क्या ही टाइम दो। नेक्स्ट आ जाइए, पोलराइज अनपोलराइज लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को सिखाते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट क्या है? जैसे सन से जो लाइट आता है, ठीक है, या आपके घर में अभी जो बल्ब जल रहा होगा वो लाइट रे दे रहा है, ठीक है, इधर भी जल रहा है, ट्यूबलाइट है जो इससे लाइट आ रहा है। तो इससे जो लाइट रे आ रहा है ना, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अभी अनपोलराइज्ड लाइट क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव होता है। ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, ये वेव प्रोपगेशन मान लो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो मान लो एक्स एक्सिस में है वेव प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो वो हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा, वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो वाई एक्सिस में हो। मान लो अभी वाई एक्सिस में है तो फिर जेड में आ जाएगा, है ना, फिर वाई में आ गया, फिर जेड में आ गया, मतलब रैंडम डायरेक्शन में वो प्रोपगेट करता है। सिर्फ वाई जेड नहीं, और भी बहुत सारे डायरेक्शन है जिसमें वो रह सकता है, बिटवीन वाई एंड जेड भी रह सकता है, वो भी तो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस ही है वो वाला प्लेन, ठीक है। लेकिन ये बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपेगेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अगर मान लो अभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, लेकिन कोई उनका प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं है, वो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में रह सकता है। समझ रहे हो बात को? वो अभी जो है इसका पहले वाला फिगर में सिर्फ समझाने के लिए दिखा दिया, हाँ चलो भाई वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपेगेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो रैंडम डायरेक्शन में दे आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। वो रैंडम डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आया है? किन्हीं को पल्ले नहीं पड़ा हो तो बताइए। तो ऑर्डिनरी जो लाइट रे होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रैंडम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहता है, जिधर भी प्रोपेगेशन ऑफ लाइट रहे उधर पे, ठीक है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा लिख दूंगा तो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। अनपोलराइज्ड लाइट, है ना, अनपोलराइज्ड लाइट क्या हो गया? ये हो गया बस बेसिकली इन ऑर्डिनरी light there are no
preferred direction of electric field and magnetic field in wave. ठीक है, the wave comes in with electric field and magnetic field in random perpendicular direction. ठीक है, रैंडम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है ये वो अनपोलराइज लाइट. ठीक है, तो और लैंग्वेज में लिख सकते हो, शो अनपोलराइज्ड लाइट is one in which vibrations of electric field occurs in all possible direction. लाइट के बाद क्या लिखे हैं? perpendicular to the अर्थ. हाँ, डायरेक्शन ऑफ, क्या बोल रहे हो, डायरेक्शन ऑफ. सर वो अनपोलराइज लाइट के बाद आप क्या लिखे हैं? सो अनपोलराइज लाइट इज one in which vibration of electric field occurs in all possible direction perpendicular to the direction of propagation of wave. ऑल पॉसिबल प्लेन लिख दो. जो भी पॉसिबल प्लेन्स होगा उसमें प्रोपगेट करेगा, बट वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होना चाहिए बस. In ordinary light, there are no preferred direction of electric field and magnetic field in wave. They come in with electric field and magnetic field in random perpendicular direction. So unpolarized light is one in which vibration of electric field occurs in the all possible planes perpendicular to the direction of propagation of wave. हो गया?
नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया। आइए नेक्स्ट वन। टॉपिक लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अनपोलराइज्ड लाइट, देखो मान लीजिए लाइट तो एकदम मस्त हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड प्रोपेगेट कर रहा है ना? तो अनपोलराइज्ड लाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, है ना, सारे पॉसिबल डायरेक्शन में। और ये अंडरस्टूड है कि मैग्नेटिक फील्ड उसका परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, हम लोग बात इलेक्ट्रिक फील्ड की ही करते हैं यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पोलराइड के बारे में पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इफेक्टिव होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ही वो उसका काम हम लोग ज़्यादातर देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही रिस्पेक्ट में बात करेंगे और अंडरस्टूड होगा कि मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा। तो अनपोलराइज्ड लाइट में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, बट ये चीज है कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है उससे परपेंडिकुलर वो होगा, है ना। तो सपोज करो ये आगे चल रहा है, तो मान लो कि किधर इसमें लगा दोगे, एक प्लेन यहाँ बना देते हैं, है ना। मस्त वाला प्लेन बना दिए हैं, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इसको प्रोपेगेट करवा दो। बट देखो ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है, ये याद रखिएगा। ये प्लेन जो है ना वेव प्रोपेगेशन का परपेंडिकुलर है। अगर ये जो वेव प्रोपेगेट कर रहा है एक्स एक्सिस में है, तो ये वाला जो प्लेन हम लोगों ने ड्रॉ किया है अभी रेक्टेंगल टाइप का, ये जो प्लेन है वाई जेड प्लेन में है ना। अगर सर्कुलर टाइप का आप बनाते हो, ठीक है, तो कैसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, ये दोबारा अनपोलराइज्ड लाइट हुआ, अनपोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत जगह ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, यहीं पे दिखा देते हैं इस वाला में, देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हो कि लाइट रे क्या है, ये अंदर चल रहा है एंड ये बाहर चल रहा है। देखो डॉट जो दिखा है ना वो डिस्प्ले का अंदर है, ये ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि डॉट मतलब डिस्प्ले के अंदर वाले प्लेन में, अंदर बाहर वाले प्लेन में आपने दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। ओके, ऐसा कुछ, और ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसा। क्या बात समझ में आया? तो ऐसे तीनों तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सपोज करो कि वेव जो है डिस्प्ले का अंदर चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इसका कौन सा हो गया, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन देखो, डिस्प्ले का जो भी प्लेन हो गया वो हो गया ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इसमें जो है प्रोपेगेट करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मस्त एकदम प्रोपेगेट कर रहा है। वेब जो है डिस्प्ले का अंदर चल रहा है। वेव गोइंग इनटू द प्लेन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में तुम्हारा प्रोपेगेट कर रहा है। ये तुम्हारा अनपोलराइज लाइट को हम लोग ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो इसको। अच्छा थोड़ा बड़ा कर देना। हो गया सर। ठीक है। हो गया और लोगों का? चलिए और लोग का नहीं हुआ? इसको बनाने में कितना टाइम लग रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, पोलराइड्स। ठीक है, ज़्यादा इसमें थ्योरी ही है ना? जो क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट करा देंगे आपको। पोलराइड्स, ठीक है। पोलराइड्स क्या काम है? पोलराइड का काम है कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट,
पोलराइज लाइट बनाना, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो सारे डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा था परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपेगेशन, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाना। जैसे मान लो वेव जो है एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है? वाईजेड प्लेन है, यही हुआ ना। मान लो कि एक्स एक्सिस इधर से है, तो इससे परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा? यही प्लेन होगा जो क्या है, वाईजेड प्लेन है। ये वाईजेड प्लेन है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है, सभी डायरेक्शन में है। तो जो पोलराइड्स क्या है, पोलराइड क्या काम करता है? पोलराइड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें पास एक्सिस होता है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले ही इलेक्ट्रिक फील्ड को वो पास होने देगा और अदर वाले डायरेक्शन को नहीं पास होने देगा। जैसे ये पोलराइड हो गया ये। अब क्या है ये देखो किस डायरेक्शन में हम लोगों ने रखा है, वाई एक्सिस के अलोंग रखा है ना, तो वाई एक्सिस के अलोंग वाला ही इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास होगा। या फिर वाई एक्सिस से थोड़ा सा टिल्ट भी होगा, मान लो कि वो जेड एक्स प्लेन में है, जेड वाई प्लेन में है, ठीक है, बिटवीन जेड वाई प्लेन में, तो उसका मतलब थीटा कंपोनेंट बहुत जो जब होगा। छोटा होगा तब तब पास कर जाएगा। क्या बोल रहे हो छोटा? तो मतलब आप बोले ना थोड़ा सा टिल्ट होगा, तो मतलब अगर थीटा वाई एक्सिस से अगर कोई थीटा बनाता है तो हाँ, अगर थीटा छोटा होने पे वो पास कर जाएगा। नहीं थीटा छोटा होने पे नहीं, अगर थीटा एंगल पे है, मान लो ये वाला जो लाइट रे है थोड़ा सा थीटा एंगल पे दिख रहा है ना, तो जेड और वाई एक्सिस दोनों के बीच में भाग रहा है, ठीक है, तो उसका एक कंपोनेंट तो ब्रेक होगा ना। मान लो एक वेक्टर ऐसे चलता है, तो ये चल रहा है तो इसका कंपोनेंट एक्स में भी तो टूट रहा है ना, ये कॉस थीटा, ये थीटा एंगल और वाई एक्सिस के अलोंग यस भी तो सर। इसका कंपोनेंट टूट रहा है साइन थीटा। ऐसा थोड़ी है ना कि वो वही प्लेन में है, वो तो एक्स में भी है और वाई में भी है। तो जो वाई एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ये पोलराइड से पास करेगा ही करेगा, लेकिन जो वाई जेड प्लेन में भी है उसका तो कुछ कंपोनेंट का जो पार्ट होगा वो तो पास करेगा ना पोलराइड से, लेकिन एक तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग टूट जाएगा, जो तुम्हारा एकदम वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक हो जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग ब्रेक हो जाएगा, वो तो पास नहीं करेगा उससे, ठीक है। पोलराइड क्या करेगा कि ये पास एक्सिस जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वो पास होने देगा और अदर डायरेक्शन वाला नहीं पास होने देगा। तो यहाँ जो फाइनल बनने वाला है पोलराइज लाइट ये कन्वर्ट कर देगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, है ना, ऐसा एक ही डायरेक्शन में। ये वाई एक्सिस के अलोंग इसको रखे है, तो वाई एक्सिस के अलोंग ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अब फाइनल बनेगा। ये हो गया पोलराइज लाइट, पोलराइज्ड लाइट। ये वो अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बात समझ में आई है? यस सर। लाइट रे इधर तुम्हारा प्रोपेगेट कर रहा है, वेव प्रोपेगेशन। तो पोलराइड जो है देखो इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, ये बेसिकली लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ सीट्स होता है, और जो भी पोलराइड होता है उसका पास एक्सिस होता है, पास एक्सिस जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है, ठीक है। तो इसका पॉइंट एक दो पॉइंट लिख लो। फर्स्ट पॉइंट इसका लिख लीजिए, कहाँ भाग गया यार। हाँ दिख रहा है मेरा, हाँ उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड दिख रहा है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। Polarides are long chain of molecule
aligned in a particular डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पोलराइड्स आर इन द फॉर्म ऑफ सीट। तीसरा है पोलराइड है पास एक्सिस। ठीक है, अब वो इसके पहले वाला फिगर बनाने का दरकार नहीं है, उसको जस्ट समझाने के लिए मैंने दे दिया था। आप जस्ट पोलराइड टॉपिक देख के ये वाला इसको लिखिए एंड उसके बाद जो है अभी जो बना रहे हैं वो लिखिएगा। वेव इधर प्रोपेगेट कर रहा है ना, ये प्लेन हम लोगों ने बनाया है which is perpendicular to the propagation of light wave। यहाँ पे एकदम मस्त वाला पोलराइड्स बनाया है। इसका पास एक्सिस जो है हम लोगों ने ऐसे रखा है वाई एक्सिस के अलावा, तो लाइट रे जो इससे पास करेगा ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास करेगा सिर्फ वाई एक्सिस के अलावा वाला पास करेगा, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना हाफ हो जाता है। मतलब इसका इंटेंसिटी आई नॉट है, तो जो इसका इंटेंसिटी हो जाता है पोलराइज लाइट का आई नॉट बाई 2 है। ठीक है, पोलराइज लाइट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पोलराइड्स। ये जो होता है ना ये हो गया तुम्हारा पास एक्सिस, जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है। फटाफट लिखिए इसको। सर हो गया सर। और सारे लोग का हो गया है क्या? सर क्लास और कितना देर तक चलेगा सर? बस थोड़ा देर, ज़्यादा नहीं। हाँ सर हो थोड़ा गया। देर, ज़्यादा नहीं।
सारे लोग का हुआ है? हाँ सर। नेक्स्ट है ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एकदम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे, फिगर अपलोड कर करके आपको। देखो फिगर इसमें आपको ड्रॉ करने का दरकार नहीं है ना, समझ लो वही बहुत है। पोलराइजेशन क्या होता है? वही जो देखो अभी तक मैंने जो समझाया है वही है तुम्हारा। यार ये बड़ा से होगा। देखो लाइट बीम पास कराया है, ओके, उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है, बट परपेंडिकुलर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव है। जहां से हम लोगों ने पोलराइजर रखा है, पोलराइड रखा है, ठीक है, तो पोलराइड रखा है, देखो वो क्या हो रहा है, जो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को पास होने दे रहा है लाइट। ये पोलराइज्ड हो गया है ना। ये घर में जो बल्ब जलाते हो, देखो लाइट जो है सारे डायरेक्शन में अनपोलराइज लाइट निकाल रहा है, पोलराइजर लगा दिया है तो एक ही डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वो पोलराइज लाइट बन गया। तो पोलराइजेशन क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाना है। वाई एक्सिस तो सिर्फ वाई एक्सिस में चाहिए, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव चाहिए, उसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट आप लिख लो पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्या है? पोलराइज्ड लाइट डेफिनेशन लिख लेना, मन होगा तो चित्रकारी करना बहुत लोग को शौक होता है ना, लेकिन इतना सर टाइम शौक था, मर गया शौक। हाँ मतलब कि सही बात बोले। सर इतना ड्राइंग बनाए, इतना डायग्राम बनाए, शौक मर गया सारा। हाँ ये बात सही बोले, मैं भी बचपन में बहुत ड्राइंग बनाता था, बड़ी प्राइज जीता था, लेकिन अभी तो इतना ड्राइंग गंदा हो गया है, हमको तो विश्वास ही नहीं होता है कि हम इतना गंदा ड्राइंग बनाते हैं। बचपन में गाना भी सही गाते थे, हम अच्छा गाते थे, गा गा के बड़ी प्राइज जीतते थे। सर मेन वही बात है ना, वो पढ़ाई के चक्कर में ये सब का प्रैक्टिस छूटता है, फिर जब वापस स्टार्ट करते इतना गंदा लगता है और करने का मन नहीं करता है। हाँ तो एक्चुअली क्या है ना, इंडिया का जो है स्टडी का कल्चर ही है ये, सिर्फ पढ़ाई 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 है ना। और भी चीज़ में फ्यूचर होता है, लेकिन अभी क्या करेगा, एवरेज पेरेंट्स जो है रिस्क भी नहीं लेना चाहता अपना बच्चों लोग के साथ, है ना, क्योंकि पढ़ाई सबसे सेफ जोन होता है। बच्चे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ नहीं तो अपना कम से कम खर्चा तो गुजारा चलाइए लेगा, है ना। लेकिन आप लोग आने वाले जनरेशन के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करिएगा। जिसको जो टैलेंट है उसको उस डायरेक्शन में गाइड करिए, है ना, ये होना चाहिए, तभी ना देश प्रोग्रेस करेगा। हर कोई अगर पढ़ाई करेगा तो और भी क्षेत्र में कैसे विकास होगा? नहीं हो पाएगा ना। हर क्षेत्र में विकास चाहिए तो हर क्षेत्र में काम करना होगा ना। सबको पढ़वे करेगा तो कैसे होगा बात? कोई नहीं, अभी धीरे धीरे बहुत ग्रोथ हो गया है, हम लोग का भी ऐसे ही गया। हम लोग भी टोटल 8 भाई बहन हैं, सबको पढ़ाइए में डाल दी सर, है ना, सबको पढ़ रहा है, सबको पढ़ाइए रहा है, तो समझ लो कि यही सीन है। सब किसी को सरकारी नौकरी करना है, किसी को ये करना है, तो सबको उसी फील्ड में लगा हुआ है। तो खैर उस समय बात अलग था, उस समय क्या है कि चीज़ें बहुत अलग थी, बट धीरे धीरे अब ग्रोथ हो रहा है। तो एक पोलराइज्ड लाइट is one which contains vibration of electric field vector
only in one direction perpendicular to the direction of wave propagation. चलिए लिख लीजिए। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, करेंगे बच गया थोड़ा बहुत तो कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और क्या ही बोले। तो प्रेशर देते रहते हैं, खत्म करिए है ना, बोल देंगे खत्म हो चुका है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा देंगे, है ना, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। ओके, थैंक यू सर, बाय सर।